अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और जितनी भी परेशानियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में वो भी टल चुकी होंगी। तो जनाब इस वक्त बहुत से लोग हमें घर में बैठ के देख रहे होंगे, बहुत से लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे होंगे और उन्होंने अपने ऑफिस जाना होगा या स्कूल कॉलेजेस का रुख भी करना होगा। तो हम लोग बहुत से लोग हैं जो अपनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ऑरेंज लाइन ट्रेन हो सकती है, स्पीडो बस हो सकती है या फिर मेट्रो बस हो सकती है, और बहुत से लोग अब ये कर भी रहे हैं इनके अंदर सफ़र। ख़ासतौर पर ऑरेंज लाइन ट्रेन में जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है और लोगों में इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। बुज़ुर्गों और औरतों का ख़ास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना सीखना है कि आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ने के बाद लोगों का जो रुझान है वो ख़ास तौर पर लोकल ट्रांसपोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अपनी सीट फ़ौरन किसी औरत या बुज़ुर्ग के लिए छोड़ दें। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि कोई औरत वहाँ पर खड़ी हुई है, उम्र रसीदा औरत खड़ी है या कोई बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं वहाँ पर, तो उनके लिए आप उनको सीट दे दें। कुछ साल पहले तक तो लोग मेरे ख्याल से इस मामले में बहुत हसास होते थे और एक जो इज़्ज़त और खुशी अखलाकी के तहत ना अपनी सीट बुज़ुर्गों को दे दिया करते थे या औरतों को, ताकि वो इस धक्कम पेल और लोकल सफ़र की जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है उससे महफूज रह सके। मगर अब ख़ासतौर पर तो जवानों की मैं बात करूंगी कि वो भी इस चीज़ को जस्टिफाई करने पर आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारा, अगर आपने लोकल सफ़र किया है, कि जनाब वो कहते हैं कि इतना लंबा सफ़र है, हमें भी तो थकावट हो जाती है, हम भी तो खड़े होकर नहीं सफ़र कर सकते हैं इतनी दूर तक का, और हमने भी तो पैसे दिए हैं ना इस सफ़र का, तो हम क्यों अपनी सीट किसी और को दें। और अपनी अपनी वजाहतें देते हैं जिनसे उनके अंदर एहतराम और कहा जाए कि कानूनी शऊर की कमी का एहसास पाया जाता है। पहली बात तो ये कि हुकूमत की जानिब से उन्हें बैठने के लिए सीट देना उनका कानूनी हक़ है। दूसरी जानिब वो कि डिज़र्व भी करते हैं कि उन्हें सालों इस मुआशरे की खिदमत करने पर इज़्ज़त व एहतराम दिया जाए। तो अगर आज हम उन्हें इज़्ज़त नहीं देंगे तो कल को हम भी ये इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करेंगे, हम भी फिर किसी से ये इज़्ज़त डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए, इनके ऊपर गौर करते हुए, यकीनन हम सब का ये अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है कि अपने बुज़ुर्गों का हम ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखें। और वैसे भी एक कामयाब कौम एहसास, खुश मजाजी और खुश अखलाकी की रवश को ज़रूर अपनाती है। तो क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही हैं, खुश अखलाकी, खुश मजाजी, ये हमारे अंदर से कहीं ना कहीं मध्यम पड़ती जा रही है। ये जो इमोशंस हैं ख़ास तौर पर ये मध्यम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं, एक कह ले कि दुनियावी दौड़ में अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं। तो हमें इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है, हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से लोग हैं, हमें उस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं होता है, उसका पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर क्योंकि आज लोकल ट्रांसपोर्ट के वाले से मैंने बात की है कि आप उसमें सफ़र करते हैं, बिकॉज़ पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ने लग गई हैं जो उनकी पर्सनल ट्रांसपोर्ट होती है। बेशक वो गाड़ी तो आप समझ लें कि आउट ऑफ बजट होता जा रहा है ना, कि उसका पेट्रोल तो डलवा ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, जो मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं, वो भी के समझ लें कि आप उनका भी आउट ऑफ बजट हो जाता है इतना महंगा पेट्रोल डलवाने की वजह से। तो अब ज़्यादातर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। वैसे भी हमारी जो लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं वो बहुत अच्छी हैं, कदरें बेहतर हैं, ये नहीं कहूँगी कि टॉप लेवल पर है, लेकिन कदरें बेहतर है कि आप उसमें सफ़र एटलीस्ट आराम से कर सकते हो। और ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो सफ़र है वो तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन है, और बहुत से हमारे ऑफिस में भी लोग हैं जो ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफ़र करते हैं और रोज़ आते जाते हैं उसमें बैठ के, और वो तो बताते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि कम बजट में आप एक अच्छा खासा जो सफ़र है वो तय करके आ जाते हैं। तो इससे और ज़्यादा आपको क्या चाहिए। बस ये है कि थोड़ी जो अखलाकियात हैं हमारे अंदर जो हमें सिखाई जाती हैं हमारे घरों के अंदर, कि दूसरों का इज़्ज़त करनी है, उन्हें जो है ना वो डिज़र्व जो लोग करते हैं उन्हें वो हमने
उनकी कदर करनी है। तो अगर आप किसी को खड़े हुए देखें कि उनको सीट नहीं मिल रही है, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई ख़वातीन हैं, तो आप उन्हें एटलीस्ट ये समझ के कि हमारे भी घर में बुज़ुर्ग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, अगर वो इस तरह बाहर जाएंगी तो उन्हें भी इसी तरह इज़्ज़त मिलेगी। बिकॉज़ ये कह लें कि गिव एंड टेक होता है, जो आप सोसाइटी को देते हैं ना वही वापस इवॉल्व करके आपके पास आता है। तो इसलिए अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आपसे बात करेंगे। जनाब, ये स्मार्ट दौर है और आजकल हर कोई ख़ुद को स्मार्ट देखना भी चाहता है, लेकिन ख़ुद को फिट रखने के लिए मेहनत दरकार होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के लिए वक्त दरकार होता है। लेकिन इस मौजूदा दौर में जहाँ ज़िंदगी की रफ़्तार इस कदर तेज़ हो चुकी है, वहाँ अपने लिए भी वक्त निकालना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो ऐसे में लोग शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं और ऐसे रास्ते निकालते हैं जिसमें मेहनत कम लगती है और रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात शॉर्टकट्स हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें हमें नुकसान भी उल्टा पहुंचाती हैं। तो आज के शो में हम यही जानेंगे, यही डिस्कस करेंगे ख़ुद को स्मार्ट रखने की दौड़ में जो आजकल पूरे हर कोई लगा हुआ है और ख़ास तौर पर ख़वातीन लगी हुई हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक जो इसमें एडवांसमेंट आई है जिस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जनाब, अब पहले कहा जाता था जी डाइटिंग कर लें, फिर आया क्रैश डाइटिंग कर लें, फिर एक कंपोनेंट के ऊपर हम लोग स्टिक रह जाते थे कि जी वाटरमेलन डाइट होगी, बनाना डाइट होगी, ये खा लिया। अब आ गई है स्लिमिंग ड्रिप्स लगना कि आप ड्रिप लगवाएं और आप स्मार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या नई नई जिद्दत आती जा रही है इसके अंदर। तो ये स्लिमिंग ड्रिप्स हैं क्या, किस तरह काम करती हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है मोइना बेग है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, स्लिमिंग ड्रिप्स, मतलब इतना कुछ हमने देखा है, आपसे बात भी की है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अब स्लिमिंग ड्रिप्स आ गई, इसमें क्या है? बस अब ये है कि क्योंकि लोगों को शॉर्टकट सुनने इतना अच्छा लगता है कि वो, आप देखें पहले हमारे पास जो पेशेंट आना शुरू हुए हैं वो डाइट प्लान को छोड़ते जा रहे हैं कि अब हमें डाइट करने की क्या ज़रूरत है, हम शॉर्ट टर्म जाएंगे क्लिनिक पे, ड्रिप्स लगवाए या इंजेक्टेबल्स लगवाए और वो ठीक हो जाएंगे। तो उनकी काउंसलिंग और भी मुश्किल होती जा रही है कि जो सस्टेनेबल यानी जो रह जाए हेल्थ में, हेल्थ का कोई शॉर्टकट नहीं है ये। अच्छा। पक्की यानी हेल्थ में आपको डेली बेसिस ये पढ़ी लिखी बात है कि इसके कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो वो पेशेंट की काउंसलिंग और भी मुश्किल होती जा रही है क्योंकि उनके जहन में है कि हम कुछ भी खा लेंगे लेकिन फिर ड्रिप्स या इंजेक्शंस लगवा लेंगे तो वो ऐसा होगा। हालांकि वो ऐसा नहीं होता क्योंकि जो आपने 3-4 बार दिन में खाना खाना है उसने इफ़ेक्ट तो करना ही है। और फिर आपकी अगर वेट वो फ़ौरन से कम हो भी जाता है किसी प्रोसीजर से, लेकिन आपकी हेल्थ कैसी रहती है और आपकी लैब्स ख़राब हैं, हार्ट अटैक्स जल्दी एज में हो रहे हैं। अभी ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था तो हम देख रहे थे कि हर 10 में से एक बंदी जो है वो शिकार है। हाँ जी। क्योंकि हमारी अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है। और अब पहले तो फिर ऐसा होता था कि चलें कोई जिम, कोई इस चीज़ का ट्रेंड आया था, अब तो सीधा क्लिनिकल चीज़ों का ट्रेंड आ गया है वेट कम करने के लिए भी, क्लिनिकल भी और केमिकल भी। क्योंकि वी डोंट नो ना कि उस ड्रिप्स के अंदर, वो स्लिमिंग ड्रिप्स के नाम से जो बेची जा रही हैं, जो लगाई जा रही है लोगों को, उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं जो आपको, आपके इनर बॉडी को कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है उसके लिए। आपको ज़रूर, क्योंकि आईवी में लगती हैं ड्रिप्स, आपको ज़रूर एक दफ़ा सोचना चाहिए। अब डाइट पे, इस तरह डाइट पे भी सोचना चाहिए, लेकिन उसका पूरा एक प्रोसेस है कि बॉडी उसको किस तरह से ब्रेक डाउन कर रही है और कौन सी चीज़ें लें। लेकिन आईवी में लगवाने से पहले तो लाजमी सोचना चाहिए। कुछ हैं ऐसी ड्रिप्स जिसमें बी विटामिन और L-कार्निटीन वगैरह लगाते हैं और उसका शॉर्ट टर्म रिजल्ट भी आता है। लेकिन फिर भी पेशेंट को जो ये बताना सबसे ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म चीज़ के लिए ना आपको डेली बेसिस पे कुछ हेल्दी स्टेप्स लेने चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो शॉर्ट टर्म चीज़ का नुकसान क्या हो सकता है? अब जैसे स्लिमिंग ड्रिप्स अगर लगवाते हैं तो ये 2 महीने में, 3 महीने में आपका जो वजन है वो कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है अगर ये ड्रिप्स बंद कर देते हैं लगवाना? तो ये हो सकता है कि एक तो वापस आ जाता है, वेट वापस बाउंस बैक होता है, क्योंकि आप हेल्दी स्टेप्स नहीं ले रहे, आप वही डाइट करें, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, वापस आता है। फिर जो आप रिड्यूस करके वापस आता है ना, उसमें बॉडी की कॉम्पोजिशन बड़ी डिस्टर्ब होती है। क्योंकि मसल तो गेन करना बहुत मुश्किल है, फैट जो है वो वापस आ जाता है।
फिर और मुश्किल आपका जिस तरह से ये चेंज होता है कि आपने वेट कम किया, ज़्यादा किया, आपका मेटाबॉलिज्म उसके हिसाब से ख़राब हो रहा होता है। फिर दूसरा ये है कि आपने यानी उसमें कुछ में तो चले बी वाइटामिन और इस तरह की चीज़ें आप, लेकिन जब आईवी में लगवाए ना, आपने प्रॉपर वर्कअप करा के किसी एस्थेटिक वाले बंदे से मिल के, अब हमें नहीं पता, पेशेंट को नहीं आइडिया होता कि वो किससे ये कर रहे हैं, खुद भी एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। हमने बहुत दफा ऐसे पेशेंट को देखा खुद भी इंजेक्टेबल्स लगा रहे हैं कि इंसुलिन की तरह, जिस तरह खुद भी लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे पहले आपकी जो भी डॉक्टर ने लैब्स करानी है, आपकी हिस्ट्री पूछनी है, वो सब देख के फिर आपको ड्रिप्स या वो लगवानी है। तो जस्ट इन केस अगर आप करवाना भी चाह रहे हैं तो प्रॉपर किसी वर्कअप के साथ करवाएं। लेकिन मेरा फिर भी ओपिनियन यही रहेगा कि जब आप एक चीज़ नेचुरल तरीके से कर सकते हैं और उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म का सोचें, लॉन्ग टर्म के अंदर जाएं। अच्छा, ये ज़्यादातर जो रुझान पाया जा रहा है ना, क्योंकि 3-4 केसेस जो मैंने देखे हैं, विटनेस किए, उसमें ये है कि जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, जो लड़कियां हैं, उनका ये है कि अब हमने वापस से रीशेप में आना है फ़ौरन से, और उसमें ये स्लिमिंग ड्रिप्स लगवाई जा रही हैं कि हम फ़ौरन से ना दोबारा से स्मार्ट हो जाएं, पतले हो जाएं। तो उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है कि खाना भी हमने दबा के, लेकिन साथ साथ हम स्लिमिंग ड्रिप्स का इस्तेमाल कर लेंगे और हम वापस से ठीक हो जाएगा। हालांकि मुनीबा, आप देखें कि एक तो ये इसमें ऐसा होता है कि आपका वेट गेन हो जाता है प्रेगनेंसी में और सारा कुछ, लेकिन आप ये बड़े हेल्दी तरीके से, अब हमारे ना कुछ इस तरह डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि हमने हाई कैलोरी खाना ही खाने हैं। हालांकि आप प्रोटीन भी बहुत अच्छी लेके, विटामिन सी वाली चीज़ें लेके भी वेट कम कर सकते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप 3 मंथ्स के अंदर वापस अपने वेट पे आ सकते हैं। लेकिन फिर कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप मदर फीड की तरफ जाते हैं, तो वो नेचुरली आपका वो इतना कैलोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आपका 3 मंथ्स में वापस वेट आ जाता है। तो ये सब वो चीज़ें जो नेचर ने बनाई हुई हैं कि आपका वेट वापस आ जाएगा इतनी देर में, और आप फिजिकल एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करें, डाइट अपनी अच्छी रखें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने देखा होगा जो भी इस तरह के प्रोसेस में, जैसे शादी से पहले या आफ्टर डिलीवरी, ये सब चीज़ें पहले ही आपकी बॉडी एक सेंसिटिव फेस में गई होती है, क्योंकि या तो वो किसी प्रोसीजर से गुजरी हुई है या उसने गुजरना है। तो उससे पहले तो आपको बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो क्रैश डाइट ही क्यों ना हो, बिल्कुल ना करें। अच्छा, शादियों का सीजन, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ये रबी अव्वल भी चल रहा है और वैसे भी इसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो लड़कियां 3-4 महीने पहले ही क्रैश डाइट शुरू कर देती हैं कि अच्छा सा लहंगा आएगा, अच्छे कपड़े लगेंगे, स्लिम एंड स्मार्ट लगेंगे हम। तो उसके लिए क्या क्रैश डाइट करनी चाहिए उन्हें? अगर नेचुरली करना है तो वो क्या क्या चीज़ें खा सकती हैं और कितनी देर पहले उन्हें ये कर लेना चाहिए? वैसे तो ये अगर आप आपने वेट बढ़ने ही नहीं देना, पहले तो ये कोशिश करें कि ये हो। फिर भी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसे हेल्दी तरीके से 3-4 महीने पहले डाइट लेना शुरू कर दें, लेकिन क्रैश ना करें, क्योंकि आपने देखे हार्मोन्स के मसाइल कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जब ये क्रैश और अनहेल्दी डाइटिंग करते हैं, जैसे सिर्फ कोई फ्रूट एप्पल डाइट, बनाना डाइट, जैसे गर्मियों में वाटरमेलन डाइट, सिर्फ वाटरमेलन खाना, इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हेयर फॉल जैसी चीज़ें, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इस तरह तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप फिर नेक्स्ट फेज में जाने के लिए आपने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और सारा कुछ उस तरह से लो कर लेते हैं। तो अच्छी डाइट लें, ऐसी डाइट लें जो प्रोटीन बेस्ड हो, हाइड्रेशन अच्छी रखें, क्योंकि अब ये भी उनके सारे गोल्स में होता है कि स्किन और हेयर अच्छे हों, लेकिन इसके लिए भी वो शॉर्ट टर्म कोई लगाने वाली चीज़ें देख लेते हैं और डाइट पे फोकस। हालांकि अगर डाइट पे फोकस कर लें और साथ ही साथ आप वो करें, जब आप एक डाइटिशियन को अपने मसले बताते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें जहन में रख के लो कैलोरी के ऑप्शंस उसके बना देते हैं। अच्छा, तो आप किसी से प्रॉपर प्लान ले लें अपने हाइट वेट के हिसाब से, और 3-4 मंथ्स पहले अगर आप हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका वैसे ही गोल वेट अचीव हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बात की कि हम स्किन का भी ख्याल रखते हैं कि हम लोग डाइट भी कर लें, लेकिन हमारे स्किन और बाल भी वैसे ही रहें, उनमें कोई नुकसान ना हो या डैमेज ना हो, लेकिन हम लोग डाइट के साथ साथ फिर हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा चलो डाइट तो हो रही है, लेकिन हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो वो शायद इसका कॉम्बो बन के जो चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। क्या हो सकता है वो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है, वो पूरी हो सकती हैं सप्लीमेंट से? सप्लीमेंट से कुछ तो, जैसे अगर आपको कोई कमी है, जैसे आयरन की, विटामिन डी की कोई कमी, वो तो अच्छा है कि पूरी हो जाएगी, लेकिन वो एक एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिएंट होता है, और उसके फॉर एग्जांपल आपने विटामिन सी है, अब वो विटामिन सी एक अलहदा हुआ है, लेकिन जब आप वो फ्रूट्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो विटामिन सी के साथ आपको फाइबर मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीज़ें सप्लीमेंट में नहीं मिल सकती।
तो वो जो आपको एक फुल पैकेज मिलता है ना, आप सोचें एक एक फ्रूट में कई मल्टीपल उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप जब एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, गोली की फॉर्म में ले रहे हैं तो कई सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा यही है कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स फूड से पूरे करें। हाँ, लेकिन अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है और किसी का हेयर फॉल बढ़ गया है या फिर वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब डाइट में जो है ना वो आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी है, उसके साथ साथ आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एम्फसाइज करना कि हमने सिर्फ सप्लीमेंट्स खाने हैं और डाइट पे ध्यान नहीं देना, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर डाइट के अंदर वो क्या जो है ना वो इंक्लूड कर लें, मतलब दिन की जो सुबह का आगाज़ है, अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें उनकी, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स उनके होने चाहिए अगर उन्हें कंट्रोल डाइट रखनी है। अब मैं आपको पूरा ही थोड़ा सा बताऊंगी कि ब्रेकफास्ट बेशक आप हाई कैलोरिक भी कर लें, क्योंकि वंस आप उठ गए, लेकिन ब्रेकफास्ट फिर आपने अर्ली करना है अगर आपने प्रॉपर करना है। अच्छा। तो जब वो इतना लेट हो जाए, अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेते हैं, जैसे उसमें आपने प्रोटीन ले लिया एग्स की फॉर्म में, ब्रेड, यूजुअली हमारा यही होता है कि ब्रेड, अंडे, साथ नट्स हो गए, फ्रूट हो गए, जब आप ये बैलेंस ले लेते हैं ना तो पूरे दिन में आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। अच्छा। अगर आप जैसे नाश्ता स्किप करते हैं ना तो आपने देखा होगा 11-12 बजे आपका कुछ मंचिंग करने का दिल करना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप स्टार्ट ऑफ द डे ऐसा प्रॉपर मील के साथ कर लेते हैं, जैसे इवन कार्बोहाइड्रेट्स लोग बहुत ज़्यादा दुश्मन समझने लग गए हैं कि कार्ब्स बंद कर, ऐसा नहीं है। आप अच्छे हेल्दी फॉर्म में जैसे घर की रोटी, ब्रेड, ब्राउन वाली ये ले सकते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में ले लेते हैं, एक तो ये कि आपकी एक्टिविटी पूरे दिन में डिस्टर्ब नहीं होती, सही। फिर ये कि क्रेविंग नहीं होती, फिर ये कि आप लंच थोड़ा लाइटर करें, और फिर जिस तरह डिनर में एक दफ़ा फिर मील सारे लें, मील स्किप ना करें, लेकिन उनकी टाइप थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाएं कि किसी में से कार्बोहाइड्रेट निकल भी जाए, किसी जगह आपने सैलड ले लिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में, कभी योगर्ट की फॉर्म में कोई योगर्ट विद फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें ऑल्टरनेट करके ले ली, लेकिन पूरे फूड ग्रुप्स आपने पूरे करने हैं। अच्छा। जिसमें आपके फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिल्क आता है। तो क्योंकि आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है और आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि बैलेंस नहीं है, हम अक्सर फूड ग्रुप आसानी से स्किप कर देते हैं। लेकिन सुबह जैसे आपने बात की कि अंडे और लड़कियां जब भी डाइट स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले एग योक निकालती हैं और एग वाइट खा लेती हैं, बल्कि डॉक्टर्स कहते हैं कि एग वाइट का तो इतना कोई फ़ायदा ही नहीं है, एग योक खानी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? वैसे एग वाइट का फ़ायदा है, लेकिन एक होल एग जो है ना वो एक कंप्लीट बड़ी अच्छी बैलेंस न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ है, बल्कि एग योक में बायोटिन है जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो बस योग से वही वाली दुश्मनी है जो राइस से है कि लेने ही नहीं है या वो एक बंद कर देना है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको आप लिमिट कर सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़े से फैट ज़्यादा होते हैं। तो आप जैसे योग 1 लें, लेकिन अगर आप 2 ले रहे हैं तो सेकंड की योग निकाल भी सकते हैं, उसमें कैलोरी काउंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने योग लेनी ही नहीं है। आप पूरा होल एग पर डे एक इजीली ले सकते हैं बड़ी कम कैलोरीज के साथ। ठीक है, मतलब वो ले लेनी चाहिए। अगर 2 आप एग खा रहे हैं बॉईल करके तो उसमें एक योग खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कितने हमारी प्रोटीन की कितनी जो है ना वो सर्विंग होनी चाहिए एक दिन में? अच्छा, अब प्रोटीन की जो है ना वो ये होता है कि उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि आपका जो बॉडी वेट होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे 0.8 से, और उसके हिसाब से आपकी प्रोटीन निकलती है। लेकिन अगर आप यूँ देखना चाहें कि फूड्स में कैसे आता है तो उसमें आपकी 1 सर्विंग एग की भी आ जाती है, मिल्क की भी 2 सर्विंग्स इजीली आ सकती हैं, और फिर कोई एक आधा जैसे चिकन फिले या आपके घर में जो भी मीट की फॉर्म बनी हुई है उसके 2-3 पीसेस इजीली आ जाते हैं जो हमारी डाइट में। और ये प्रोटीन अगर आप हर मील में शामिल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को जो एनर्जी लगती है ना वो इटसेल्फ वेट लॉस में हेल्प कर रही होती है। क्या बात है, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, सिर्फ हमें डाइट की तरफ जाना चाहिए या उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी, फिजिकल एक्टिविटी भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है? दोनों ये है कि हमेशा ज़हन में रखें 80-20, 80% डाइट है तो 20% फिजिकल एक्टिविटी है ही है। अच्छा, यानी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे आप 15-20 मिनट वॉक के डेली निकालते हैं, किसी टाइप का योगा अपने घर में कर रहे हैं, कोई रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, लेकिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जस्ट 20 मिनट्स अ डे, आप देखेंगे आपके दिन का 2-3% टाइम निकलता है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप 20 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटी के नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है, फिर वो जिस तरह ब्लड फ्लो अच्छा होता है, स्किन अच्छी हो रही होती है,
तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं कि आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, और 100% डाइट से गोल अचीव नहीं होता, 20% उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है कि 80% डाइट है तो 20% फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फिज़िकल एक्टिविटी, योगा, जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो 20% का जो गोल आपने रखना है, और लेकिन डाइट का भी ख़ास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरा, जैसे आपने भी वेट लॉस किया है, आपके पास भी मोइना क्लिनिक पे लोग आते होंगे, कहते होंगे झटपट हमारा वेट लूज़ करा दें, कोई ऐसी चीज़ें बता दें, कोई ऐसी गोलियाँ हमें दे दें बहुत ज़्यादा कि हम लोगों की शादी है और हम लोगों ने जो है ना वो वेट लूज़ करना है। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पूरे दिन के क्लिनिक का आप समझे काफ़ी टाइम जो है ना वो इसी काउंसलिंग में गुजरता है, बस ये बताने में कि अगर आप रोज़ाना के कुछ हेल्दी स्टेप्स लेते हैं तो आपको अपनी बॉडी को किसी हार्श ट्रीटमेंट में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और फिर वो लॉन्ग टर्म चीज़ है। तो हम बार बार ये कह रहे होते हैं कि डाइट को शॉर्ट टर्म एक वो ना समझें, इसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें कि ये चीज़ चूज़ करनी है, ये नहीं करनी बस। लेकिन लोगों को शॉर्ट टर्म हर पेशेंट की यही बात होती है कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं फटाफट वेट कम हो जाए। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे मोइना कि उनका वेट स्टक हो जाता है। मतलब वो जितनी मर्जी डाइट कर लें या फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्वमेंट कर लें, जो कंट्रोल भी कर लें डाइट, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता, स्टक हो जाता है। इसकी क्या वजह है? ये बड़ा डिप्रेसिव फेज होता है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो बड़े चिढ़ गए होते हैं उस टाइम पे। अब 2-3 गलतियां जो हम करते हैं, एक तो ये कि अगर हमें जितनी कैलोरीज चाहिए हम उससे भी कम लेते हैं, जैसे हम बिलो 1200 ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी ना खुद ही उस बॉडी को स्लो करके एनर्जी बचाना शुरू कर देती है। तो जब मेटाबॉलिज्म आपका ख़राब होता है ना, आपका वेट स्टक हो जाता है। मतलब बहुत लंबी देर के लिए आप कम कैलोरीज ले रहे हैं तो आपका वेट एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि बॉडी वो आप समझें कि एक डिफेंसिव फॉर्म में आ जाती है कि हमने बॉडी को चाहे एनर्जी स्लो कर दें लेकिन वेट रुक जाता है। फिर दरमियान में ना वैसे भी जिस तरह पेशेंट्स को शुरू में बड़ा मज़ा आता है कि वेट मेरा 5 kg पर मंथ कम हो गया इतना, लेकिन दरमियान में अगर कभी कम हो तो एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपका कम भी हो सकता है, पूरे प्रोसेस में वापस भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी हम कैलोरीज ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चलते रहते हैं कंसिस्टेंटली लेके तो आप इंशाल्लाह गोल वेट पे पहुंच जाते हैं। और रुकने के लिए फिर ये होता है कि कभी दफ़ा हम कोई मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग चीज़ ऐड कर देते हैं, जो कि हमारी डाइट में भी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जिस तरह मैंने बताया कि प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी होती है, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, डाइट में चेंजेस करते हैं, तो कभी दफ़ा सप्लीमेंटल फॉर्म में भी देना पड़ जाता है। तो उस तरह से पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके वो स्टक फेज निकल जाता है। हाँ, लेकिन मतलब वो ब्लैक कॉफ़ी अच्छी है, ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है, वो भी आपका मेटाब, अगर आपको डिहाइड्रेशन या कोई स्किन इशू या मैदे का इशू नहीं है तो आप इजीली, मौसम चेंज हो रहा है ना जिस तरह, तो आप कॉफ़ी लें लेकिन उसमें एवरीडे और शुगर वगैरह ना डालें, तो वो बहुत अच्छी है आपकी। मतलब खाली ब्लैक कॉफ़ी जो है वो उसमें कोई शुगर नहीं होना, कोई मिल्क नहीं डालना, आप लोगों ने सिर्फ खाली ब्लैक कॉफ़ी पीनी है जो आपके मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो फास्ट करती है, तो वो पीना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं पसंद वो क्या करें? जैसे मैं नहीं पीती हूँ कॉफ़ी, मैं क्या करूँ? ना पिए, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ कोई और फिर बताएं, कोई कहवा बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम पी सकें। अब ये मुझे आपकी सवाल इसलिए अच्छा लगे क्योंकि जब आपको नहीं पसंद और आप वो चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप मतलब आप फिर 15 दिन से ऊपर डाइट नहीं कर सकते। तो ये आपको सवाल सारे लोगों को जरूर पूछना चाहिए डाइटिशियन से कि ये हम नहीं कर सकते, इसका ऑल्टरनेट बता दें। जैसे आपने कहा आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद, तो आप दिन में कोई एक ग्रीन टी जिसमें जिस तरह सिनेमन मिंट वगैरह डाल के हम एक फंक्शनल टी बनाते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो वो इवनिंग में आप वो 1 कप ले सकते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है और हर मील में प्रोटीन डालना बहुत अच्छा है। ये 2 छोटे छोटे हैक्स हैं। मिंट बहुत अच्छा है, तो हम समटाइम जैसे मिंट ड्रिंक गर्मियों में लोगों की डाइट में ऐड करते हैं, वो आपका मेटाबॉलिज्म तेज करता है। ओके, वो जो है ना जिनको कॉफ़ी नहीं पसंद है वो इसमें ऑल्टरनेटिव है उसके पास, ये कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे वही मैं पूछना चाहूँगी, जो आफ्टर बर्थ जो लड़कियां हैं जिन्होंने फीडिंग भी करानी है बेबी को, दूसरा घर के कामकाज भी करने हैं, लेकिन उन्होंने वेट लूज भी करना है, तो वो क्या करें और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जल्दी बिल्कुल ना करें, आप एक बड़े प्रोसेस से गुजरे हैं। तो अगर आपको लोग कह भी रहे हैं ना, आपने अपनी पेस पे चल के सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है उसकी, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट है आपके बच्चे की हेल्थ। तो इन दोनों का ख्याल रखते रखते अपनी डाइट में प्रोटीन,
एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी वगैरह ऐड करें, कैलोरी काउंट किसी से निकलवा लें और बेशक स्लो पेस पे आप जिस तरह 1 kg पर वीक कम करते हैं इस तरह करते जाएं, वो हो जाएगा। मदर फीड पे ज़रूर जाएं क्योंकि वो नेचुरली आपका वेट कम करती है और फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई लाइफ में ऐड कर लें। हल्की हल्की वॉक कर लिया करें रात को, वो ज़्यादा बेहतर है। घर में ही ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ मोइना बेग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। मोइना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच। स्मार्ट वर्किंग वे में किस तरह आप जनाब अपना वज़न कम कर सकते हैं उस पर हमने बात की है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से। तो स्मॉग के तदारुक में इदारों की एक और नाअहली हमारे सामने आई है और वो ये है कि हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद शजरकारी को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है और मेगा प्रोजेक्ट्स पर शजरकारी के फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वासा को नवाजा गया है और PHA ने शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38 लाख 50 हज़ार रुपए की रिकवरी नहीं की है। और बताया ये जा रहा है कि जुलाई 2011 में जो सरकारी नोटिफिकेशन में PHA को मेगा प्रोजेक्ट्स का 1% वसूल करने का हुक्म दिया गया था और PHA को 1% रकम लेकर शजरकारी की हिदायत की गई थी, लेकिन वो नहीं की गई है। एक तो मसला ये है PHA का। दूसरा मसला है कि जनाब टूटी सड़कों पर सफ़र करना हमारा मुकद्दर बन चुका है, ख़ास तौर पर लाहौरियों का मुकद्दर बन चुका है कि आप जब सड़क पर निकलते हैं सफ़र करने के लिए, सफ़र तय करते हैं, तो आपको सड़कें टूटी हुई नज़र आएंगी, जनाब खड्डे नज़र आएंगे उसमें, और जिसकी वजह से एक तो ट्रैफिक की रफ्तार मुतासर होती है, आपकी गाड़ियाँ ख़राब होने का ख़दशा पैदा होता है। जब आप एकदम टूटी हुई सड़क के ऊपर जब ब्रेक लगाते हैं तो ऑब्वियसली धुआं भी जो है ना वो खारिज होता है और उसके साथ साथ हादसात भी हो रहे हैं इसकी वजह से। तो हुकूमत की नाअहली इस पर भी हमारे सामने आती है। दूसरा, मेगा प्रोजेक्ट जो हैं उनमें भी ये सामने आ रही है, मिली भगत हमारे सामने आ रही है कि भाग दौड़ तो की जा रही है, पूरे शहर को उखाड़ा हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा हमारा। ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जनाब जो निगरान हुकूमत है उसका तो मैंडेट ही नहीं होता कि वो तरक्याती मंसूबे शुरू कर सके, तो किस तरह उन्होंने शुरू किए। तो आज ये तमाम तर जो स्टोरी है उसके ऊपर उसको आज हमने कवर करना है और उसके लिए हमने ज़ैनुल आबिदीन को मधु कर रखा है अपने स्टूडियो में। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ तक हम सुनाएंगे और कहाँ तक सुनते जाएंगे? मेरे ख्याल से हमारा तो ये हाल हो चुका है ज़ैन कि इतने प्रॉब्लम्स हैं शहर लाहौर में, इतने प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो मैं खालिद बट चौक वाला पूछना चाहूँगी, कब तक शुरू तो हो चुका है, ख़त्म कब तक हो जाएगा? आपने जिस तरह ये सारे मसाइल को बयान किया ना, मैं समझता हूँ कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया कि स्मोग, सड़कें, अदारों की नाअहली, शजरकारी, ये सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे से एलेबोरेट कर दी हैं और यही बुनियादी जो मसाइल हैं इस वक्त वो शहर लाहौर के बन चुके हैं। तो आप ये अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी स्टोरी का और मैं सोच रहा था कि बर्बाद गुलिस्तान को करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। ये PHA भी उल्लू बना हुआ है, LDA भी उल्लू बना हुआ है, वासा की बात करें, किसी भी इदारे की बात करें, हर शाख पे बैठा हुआ है। तो मेरा तो ख्याल था एक ही LDA अगर तबाह कर देता ये लाहौर को तो काफ़ी था। अब हर इदारे ने ही तबाह करना शुरू कर दिया है। तो खालिद बट चौक आप बताएं कि कब तक? बहुत मुश्किल है जनाब, क्योंकि मेरा वो सफ़र वहाँ से शुरू होता है, वो रास्ता है हमारा, तो उन्होंने एक तो अंडरपास वहाँ पे बनाना है, दूसरा फ्लाईओवर वहाँ पे बनाना है, घोड़ा चौक, तो वो तो ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासर होती है। आपको मसला हो रहा है आने बहुत जाने में? मसला हो रहा है। इसी तरह पूरी आवाम को भी बहुत मसला हो रहा है। इसलिए मैंने पूछा है कि ख़त्म कब तक होगा, शुरू तो हो चुका है। अच्छा, इसका ना जितनी भी आवाम है ना जो ये खालिद बट चौक और घोड़ा चौक फ्लाईओवर की वजह से मुतासिर हो रही है, वो उसका हाल सिर्फ दुआओं के ऊपर है। वो सिर्फ दुआएं कर रही है कि ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। वैसे तो LDA पंजाब गवर्नमेंट और CBD ने इसको 3 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, जो कि ऑलमोस्ट जनवरी की डेडलाइन बनती है।
लेकिन इनका माजी बड़ा दागदार है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो वैसे तो मैं ताबनाक कहना चाहता था, लेकिन मुंह से असल बात निकल गई कि दागदार इनका माजी है। इन्होंने कभी भी कोई प्रोजेक्ट वक्त के ऊपर मुकम्मल नहीं किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई 2018 से लेके आज तक बुज़दार साहब का दौर, हमजा साहब का दौर, परवेज़ लाई साहब का दौर और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब का दौर, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के पास ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने अगर सोचा है कि हमने एक दिन में एक ईंट लगानी है तो वो भी आज तक उस डेडलाइन को मीट नहीं कर सके। अच्छा। तो ये इनका क्रेडिट है। जिस तरह अभी आप जिक्र कर रही हैं ना कि आपके घर के इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो इसी तरह ना जब मैं सुबह घर से निकला, मैं रायबंद रोड पे ट्रैवल करता हूँ, अच्छा। तो मैं मुनीबा साथ में ना, ये क्योंकि आपके प्रोग्राम में शिरकत करनी थी तो मैं पॉइंट सोच रहा था, कुछ लोगों को फ़ोन कर रहा था और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। मीनवाइल मैंने देखा कि किसी जगह से धुआं उठ रहा है। मैं ड्राइव कर रहा था, धुआं उठ रहा था। वो धुआं इस कदर ज़्यादा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद इस जगह पे आग लग गई हो। और अच्छा। अब मैं कश्मकश में हूँ कि मैंने आपके प्रोग्राम में शिरकत करनी है या ये आग वाली स्टोरी मैं कवर करूं। ओके। अब मीनवाइल मैं उस धुएं के पास पहुंचता जा रहा हूं और साथ में मैं सोची जा रहा हूं कि यार ये इस कदर आग सुबह सुबह लग गई। आप बिलीव करें कि रायबंद रोड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला जो डंपर था उससे निकलने वाला वो धुआं था। डंपर से ही वो धुआं निकल रहा डंपर से धुआं निकल रहा था। मैं हल्फिया आपको इस बात को बताने को तैयार हूं, मैं किसी भी तरह एग्जैजुरेट नहीं कर रहा कि सिर्फ एक गाड़ी से निकलने वाला धुआं इस कदर ज्यादा था कि उसने आसमान को काला कर रखा था। और हम रिपोर्टर जो कि अपने आप को समझते हैं कि हमें जो स्टोरी है उसको कंसीव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मैं 1 मिनट के लिए परेशान हो गया कि यार इस कदर धुआं। हाँ, और जब आप सुनाए थे मुझे ये लगा शायद कोई कूड़े को भी आग लगा देते हैं ना, तो उसका भी धुआं हो सकता था। लेकिन वो गाड़ी से निकलने वाला धुआं था। जैसे ही मैंने वो एरिया क्रॉस किया, मैंने एक इंजीनियर को फ़ोन किया, एक सरकारी अफसर को फ़ोन किया, नाम उसका जाहिर नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा कि यार ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ये गाड़ी चल रही है, जो कल अदालत ने किया, मैं समझता हूँ कि फिर भी अदालत ने इनका ख्याल किया, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने, ये इस लायक नहीं थे। मैंने उस कंसर्न ऑफिसर को फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि जैन भाई लाहौर में जारी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर इस्तेमाल होने वाली 70% गाड़ियां ऐसी हैं जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है और वो इसी तरह ही धुआं छोड़ रही हैं। तो अब शहर लाहौर में इसके बाद स्मॉग नहीं होगा तो और क्या होगा। अदालत 2 सालों से ववेला कर रही है स्मोक के तदारुक के लिए, इंसदाद स्मोक एक्टिविटी के लिए वाटर कमीशन की तश्कील दे दी। वाटर कमीशन ने जाके हाथ से पकड़ के स्मोक तो नहीं साइड पे करनी, अल्टीमेटली जो इदारे हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना है ना। अब आज तक देख लें, एलडीए ने जितनी अदालत की तरफ से हदायत आई इसके ऊपर, क्या एलडीए ने उसके ऊपर अमल दरामद किया? अगर अमल दरामद किया होता तो आज ये जो आप साथ में खबर चला रही हैं ना कि लाहौर फिजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ आज गया। भी पहले नंबर पर है, पता आपको? ये कंसिस्टेंसी से हम ये काम ना कर सिर्फ पाते। इसी में हम पहले नंबर पर आते हैं और किसी चीज कारकर्दगी में तो बिल्कुल भी पहले नंबर पर नहीं आते हम। और एक तो मैं कल की जो अदालत की कार्रवाई है मैं उससे खुश तो हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोअज़्ज़ज़ अदालत को और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इसको मज़ीद डीपली देखना चाहिए। कितना 2 साल 3 साल से ऑलरेडी हमारी अदालतें इस हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे इकदाम उठा रही हैं, ऑफिसर्स को बुलाती भी हैं, उनसे पूछगछ भी करती हैं, लेकिन अमली तौर पर तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। फिर क्या डंडा पकड़ ले हमारी अदालत भी? देखें जी, जो जिसका काम उसी को साजे, अदालत ने आपको डायरेक्शन देनी है। वही ना। अब आप, मैं, आपके ये जो कैमरामैन बैठे हैं, ये जो आपका स्टाफ बैठा है, आपका पीसीआर बैठा है, आपका प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं, वो तमाम 1 मिनट के लिए सोचें कि जिन सड़कों पे लाहौर पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं या वो क्लीन कारपेट रोड है? अगर तो वो टूट फूट का शिकार सड़कें हैं तो फिर एलडीए को होश के नाखून लेने चाहिए। अदालत हुक्म देती है कि लाहौर की 9 शाहराएं हैं, इनको मॉडल शाहराएं बना दिया जाए। मॉडल शाहराएं बनाएं, वहां पे इल्लीगल पार्किंग को ख़त्म करें, क्योंकि इल्लीगल पार्किंग किसी भी जगह पे ट्रैफिक हैजर्ड है।
वहाँ पे जो तमाम बिल्डिंग हैं उन बिल्डिंग्स को कानून के मुताबिक ढालें जो एलडीए के बायलॉज हैं। जो रैंप हैं उनके ऊपर जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए और सड़क पर कारपेट की जाए। जोहर टाउन की एक सड़क अब्दुल हक रोड की बात कर लेते हैं, 100 से ज़ायद ये वहाँ पे इमलाक हैं जिनको एलडीए का शोबा टाउन प्लानिंग जाके सील करता है। आज वो ओपन है, वो डी सील है, वो उसी तरह वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है। और भाई कहाँ पे हैं वो ऑफिसर जो वहाँ जो उन इमलाक को जाके सील करते थे और आज अपने दफातर में ठंडे कब्रों में बैठे हुए हैं और इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अदालत दोबारा उनको कहे। तो फिर हम यही कहेंगे ना कि फिर वो पैसे लेते होंगे, वो तो अल्टीमेट है ना, करप्शन भी करते होंगे। देखें जी, अगर आप किसी बंदे को इलीगली ओबलाइज कर रहे हैं, आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, ये करप्शन के जुम्मे में आता है और ये मुबैना तौर पे करप्शन की जा रही है। एंटी करप्शन ने इनके हवाले से कार्रवाइयां भी शुरू की हुई हैं कि लोग इसमें मुलव्वस भी हैं। एग्जैक्टली और एंटी करप्शन ने एलडीए के अफसरान को इन केसेस में गिरफ्तार भी किया, लेकिन अभी तक आप देखें कि उस गिरफ्तारियों के बावजूद ये जो लोग हैं ये उससे सबक नहीं हुए हैं, सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आए। अच्छा। मैं समझता हूं कि अगर आप किसी सड़क को मॉडल रोड नहीं बना सकते, आप वहां पे इलीगल पार्किंग खत्म नहीं कर सकते, अदालत के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, तो रिजाइन करके घर जाके बैठ जाएं। अदालत के अमले को हुक्म दे दे कि वो वहां पे आके बैठ के काम करना शुरू कर दे। अदालत, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि क्या जो दूसरे लोग हैं वो फिर जाके काम करे, क्या अदालत हाथ में ताले पकड़ के जाके उनकी दुकानों को सील करना शुरू कर दे? आपने एक 100 रुपए के, 200 रुपए के, 1100 रुपए के, 1200 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर उनको इजाजत दे दी कि जाएं जाके इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी कर लें। लाहौर में शजरकारी के लिए अदालत ने हुक्म दिया कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उनके ऊपर रूफटॉप गार्डनिंग की जाए। देखें, मैंने अभी ये वर्ड बोला नहीं और आपको पहले पता है कि अदालत का ये हुक्म मौजूद है, इसी तरह सुनने वालों को भी पता है। ये एलडीए वाले गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के अलावा वहां पर भी 2-3 प्लाजे हैं सिर्फ। अच्छा। किसी ऐसी शाहरा को पॉइंट आउट कर दें कि वहां पे उन्होंने रूफटॉप पे जो रूफटॉप गार्डनिंग है वो करवा दी है, नहीं करवा सके। वो एलडीए ने तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स ये शुरू कर रखे हैं उनके पैसे नहीं अदा किए अभी तक पीएचए को, शजरकारी तो वो उसका क्या करेंगे? हाँ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं। कोई भी सुधार नहीं पैदा हो रहा। अच्छा, हम तो ये अपने इर्द गिर्द की शाहराओं का मातम मना रहे हैं, फिरोजपुर रोड की क्या सूरत हाल है, उसके आगे गजुमता की क्या सूरत हाल है, कसूर की क्या सूरत हाल है? हर शाख पे उल्लू बैठा है। देखे जी, ये कब उल्लू उतरेंगे और ये हमारी शाखें ठीक होंगी? अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसी मुरीबा गट्स फीलिंग आ रही है कुछ के जो आइंदा समात होने वाली है ना 3-4 रोज में, मुझे लगता है कि जो आपका प्रोग्राम है ना वो अदालत में ऑन एयर कर दिया जाएगा और उनको दिखाया जाएगा कि देखें ये आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो फिरोजपुर रोड है इसकी थोड़ी सी खसूसियात मैं आपको बता दूं कि ये लाहौर की सबसे मसरूफ तरीन शाहरा है। जो ट्रैफिक काउंट सर्वे है उसके मुताबिक रोज़ाना 3.25 लाख गाड़ियां, मोटरसाइकिलें ये कसूर से कुर्तबा चौक जो कि फिरोजपुर रोड बनती है यहाँ पे सफ़र करते हैं। तो अभी आपके टीम मेंबर भी बता रहे थे कि गजुमता से लेके आगे जो सड़क की सूरत हाल है वो अबतर हो चुकी है और आज तक जो इदारे हैं वो इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते कि फिरोजपुर रोड बनानी किसने है। अच्छा। CNW पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है, वो कहते हैं कि आप बना दें, एलडीए पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि आप इसको बना दें, लेकिन अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। हाँ, सड़क कब बनती है, फ्लाईओवर और अंडरपास और मेगा प्रोजेक्ट्स कब बनते हैं? जब अरबाब इख्तियार का दिल चाहता है कि इस जगह पे फौरी तौर पे फ्लाईओवर अंडरपास बना दिया जाए। मैं आपका वो पॉइंट याद कर रहा हूँ कि जो अभी आपने बोला कि अदालत ने कल अपने रिमार्क्स में कहा कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उनका तो मैंडेट ये नहीं है कि ये मेगा प्रोजेक्ट शुरू करें। मैं आपको बताऊं कि ये निगरान हुकूमत ने इस कदर मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि आप गिनते हुए थक जाएंगे कि इस कदर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और उसके बाद अभी मजीद, क्योंकि ये इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने 4 महीने का बजट पेश किया था, 30 अक्टूबर को ये बजट खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मजीद जनवरी तक या फरवरी तक जो बजट पेश करेंगे उसमें भी फिर मेगा प्रोजेक्ट्स को शामिल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी कोई उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। तो गालिबन कितने मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त लाहौर शहर में चल रहे हैं? सर आप इस वक्त देखें ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ
आप सबसे पहले नजरिया पाकिस्तान पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे काम चल रहा है, उसके बाद अकबर चौक के ऊपर काम चल रहा है, बेदियां इंटरचेंज है, घोड़ा चौक फ्लाईओवर है, खालिद भट्ट चौक अंडरपास है, उसके बाद अभी रिसेंट इन्होंने बंद रोड बाबू साबू ये एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर प्रोजेक्ट शुरू किया, शादरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन पे प्रोजेक्ट जारी है, फिरोजवाला पे काम जारी है, रावी ब्रिज की एक्सटेंशन का काम किया जा रहा है, रावी रोड से दाता दरबार तक जो सड़क है उसकी रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है। उसके साथ छोटे मोटे इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा और इनके प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होंगे। तो क्या ये मैंडेट लेके आए थे आप? आपका तो ये मैंडेट ही नहीं था कि आप तरक्याती मंसूबे शुरू करें और वो भी इतने ज्यादा शुरू कर दें, मेगा प्रोजेक्ट्स। हाँ जी। और कल इनको थोड़ी सी होश आई है जब अदालत ने इनको कहा है, लेकिन साथ में उनके पास भी एक माहिर कानूनदान की टीम है, वो भी कह देते हैं कि देखें जी लाहौर में इस वक्त ज़रूरत है मेगा प्रोजेक्ट्स की, लिहाजा हम शुरू कर रहे हैं। अब मुझे याद है जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई ना, तो उस वक्त भी अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके इफ्तिताह फीते ना काटें, संगे बुनियाद ना रखें। तो अब ऐसा होता है कि मीडिया पे जो खबर दी जाती है उसमें संगे बुनियाद और इफ्तिताह का वर्ड निकाल दिया जाता है। अच्छा। मौके के ऊपर तख्ती इफ्तिताह और संगे बुनियाद की ही लगी होती है। तो वैसे अब निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त शहर में जारी हैं उनको जनवरी तक मुकम्मल कर दिया जाए। लेट्स सी ये किस हद तक डेडलाइन दी गई है, लेट्स सी कि ये क्या होता है। लेकिन रिक्वेस्ट तो जैन हम यही करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से, ख़ास तौर पर जो फिरोज़पुर वाला रोड है कि इर्द गिर्द आप मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बनाइए, उन्हें मुकम्मल कीजिए। लेकिन जो फिरोज़पुर रोड है जो बहुत ही बिजी शाहराह है, रोड है जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं और इतने एक्सीडेंट्स वहाँ पर होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कितनी जाँ बहक होती हैं वहाँ पे लोग, कितने जाँ बहक होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है। तो खुदारा इस रोड को बेहतर करने की कोशिश करें। वो लोग अपने घर के प्यारे होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनका मदावा करने वाला कोई नहीं है। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करने की कोशिश करें। तो सर जिस तरह कहना तो नहीं चाहिए जुड़वा शहर तो नहीं है, लेकिन कसूर को लाहौर के साथ मुंसलिक सिर्फ ये एक वाहद रोड है जो डायरेक्टली कर रही है और कसूर के जो बीमार लोगों का सारा बोझ है वो ये जनरल हॉस्पिटल के ऊपर और ये गुलाब देवी हॉस्पिटल के ऊपर आता है। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस सड़क के खुदारा इनको सोचना चाहिए। हमारा काम इनको पॉइंट आउट करना है, ना कि हमने डंपर लेके और वहाँ पे एक्सकेवेटर लेके और बाकी मशीनरी लेके वहाँ पे पहुँच जाना है। 2-2, 3-3 फीट गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। ट्रैफिक रवानी इस कदर मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक रवानी का भी ख्याल करें और स्मोक का भी ख्याल करें। अच्छा, मैं अब उसमें एक और चीज़ मुनीबा अपनी बात को कैरी करना चाह रहा था कि हमें ये मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब शहर की ज़रूरत है, अगर निगरान हुकूमत इसको करना चाहती है और उनके पास ऐसे कोई कानूनी तकाजे होंगे तो फिर वो कर रही है। लेकिन जो अदालत का हुक्म है कि इंसदाद स्मोक, इसके ऊपर अमल दरामद उस हुकूमत को करना चाहिए। अब आप देखें किसी भी मेगा प्रोजेक्ट पे जब खुदाई की जाती है तो उस वक्त मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स माहौलियात की तरफ से दी गई हैं जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। गाड़ियों, जनरेटर्स और दीगर मशीनरी से निकलने वाला जो धुआं है, जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, लेकिन काबू नहीं पाया जा रहा। बेहतर ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान दे के जो ट्रैफिक रवानी है उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन खालिद भट्ट चौक की हालत देख लें। नहीं, ये सिर्फ खालिद भट्ट चौक की हालत नहीं, पूरे लाहौर की हालत है। चौक हो जाती है ना ट्रैफिक हमारी, जरा सी वो कह लें कि स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी होती है तो हमारी ट्रैफिक चौक होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इंसदाद स्मोक के लिए इनको बेहतर जो चीज़ों पे अमल दरामद है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आज 5 या 6 अक्टूबर हो गई है, कोई बात नहीं, 8-10 दिन की बात है। 15 अक्टूबर के बाद ये हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग होगी। फिर उसके बाद तूफ़ानी दौरे भी होंगे, शटल दौरे भी होंगे, मीटिंग्स भी हो रही होंगी और तजावीज़ भी आ रही होंगी कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। लेकिन मीनवाइल स्मोक गुजर जाएगा, फिर हम सारे ख्वाब खरगोश के मज़े लेना शुरू हो जाएंगे, फिर खामोश बैठ जाएंगे। फिर अदालत कहेगी कि स्मोक के ऊपर कुछ करें, फिर एक नुमाइशी जो साइकिल रेस है वो करवा देंगे और उसके बाद ख़त्म कर देंगे।
फिर वो हमें नज़र आएगा जो अफसरान है वो साइकिल में आगे आगे जा रहे होते हैं, पीछे उनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ चल रही होती हैं। ये कैसी साइकिल रेस है कि हम माहौल को साफ सुथरा रख रहे हैं, खुद साइकिल पे है लेकिन प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं। ये मुझे गेम समझ नहीं आती है इनकी। वैसे ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इंतज़ामिया से तो मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट करना ज़ाया ही जाएगा, वेस्ट ही जाएगा। हम जस्टिस शाहिद करीम साहब से ही कर लेते हैं रिक्वेस्ट के सर आप जिस तरह बाकी चीज़ों के ऊपर इनिशिएटिव ले रहे हैं, सड़कों की जो टूट फूट का शिकार है इसके ऊपर भी इनिशिएटिव लें, इसके ऊपर भी इंतज़ामिया को होश के नाखून दिलवाने की कोशिश करें। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं दीने इस्लाम के हवाले से, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम जुम्मे को एक टॉपिक ऐसा रखें जो माशरती हालात भी बयान करे और दीन इस्लाम इस हवाले से हमें क्या तालीमात देता है उस हवाले से भी हमें जो है ना वो जनाब बताए। और दूसरा आज का जो टॉपिक है वो ख़वातीन के हवाले से है, और ख़वातीन वो कि जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं कि ससुराल के क्या हुकूक होते हैं, ससुराल में जो उनके रिश्ते बनते हैं उनके क्या फ़राइज़ हैं और ऊपर से क्या हुकूक होते हैं उनके। क्योंकि हम जब बहू अपने घर पर लेकर आते हैं तो हमारा यही होता है कि जनाब कामकाज के लिए लेकर आए हैं, घर की बाकी ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए लेकर आए हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो उसके साथ सलूक करने का जो फ़र्ज़ होता है कि उसको अच्छी ज़िंदगी मुहैया हमने करनी है, उसकी इज़्ज़त व इकराम का जो है ना वो भी ख्याल रखना है, वो हम अपने ऊपर फ़र्ज़ नहीं समझते। हम कहते हैं कि जिन हमारे घर बहू आ गई है ना तो वो बाकी सबकी ज़िम्मेदारी भी उठाए, रिश्तेदारों की इज़्ज़त भी करे, वालिदैन का भी ख्याल रखे, शोहर का भी ख्याल रखे, बच्चों का भी ख्याल रखे और घर वालों का भी ख्याल रखे, लेकिन उसका ख्याल कोई भी नहीं रखता है। तो दीन इस्लाम हमें इस हवाले से क्या तालीमात देता है, शरई हैसियत क्या है, ससुराल में जो रिश्ते होते हैं उसकी बहू की क्या ज़िम्मेदारियां बताई गई हैं दीन इस्लाम में और उसके क्या हुकूक है, इस हवाले से ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे, रोशनी डालने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब सीरत स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। पीर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही एहसान। पीर साहब, सबसे पहला जो मेरा आज का सवाल है वो ये है कि हम लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है ख़ास तौर पर कि शायद ससुराल में जब बहू चली जाती है तो ससुराल के जो रिश्ते हैं शायद वो शरई रिश्ते नहीं हैं, तो बहू के ऊपर या तो अपने शौहर की ज़िम्मेदारी है या सिर्फ अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी है, बाकी रिश्ते उसके शरई नहीं है, इसलिए उसके ऊपर उसकी उस तरह ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। क्या वाकई ऐसे है कि ससुराल के रिश्ते शरई रिश्ते नहीं होते? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज का उन्वान जो है मैं समझता हूँ इसका भी मुआशरे के खैर के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है, और ये उन चंद गिने चुने उन्वानात में से एक उन्वान है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुआशरे के अंदर गलतफहमी पाई जाती है। जी जी। और तीसरी इसकी निस्बत से जो ख़्याल मेरे जहन में आता है वो ये है कि पूरी जानदारी से अगर मैं तज्ज़िया करूँ तो ये उन चंद उन्वानात में से है जिन्हें हमने खामखा हसास बना के और फिर दूसरे दर्जे पे इतना उनकी सेंसिटिविटी डेवलप कर दी है कि इस पे बात करना जो है वो मुआशरे के अंदर कोई ज़्यादा रिवाज नहीं पा सका। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बाकी हुकूक के हवाले से गुफ्तगू होती है वहाँ पर इस निस्बत और इस ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू की जानी चाहिए कि इस पर भी रोशनी की उतनी ही ज़रूरत है, तवज्जो की उतनी ही ज़रूरत है जितनी बाकी रिश्तों के हवाले से जो है वो पाई जाती है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दीन रहमत जो है ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की सारी मखलूक के लिए रहमत बन के आया है, और इसका बुनियादी महवर व मरकज़ जो है वो इंसानों के साथ जो मुआशरत है, रहन सहन है, उसके अंदर एक ऐसा खूबसूरत हुकूक और फ़राइज़ का इम्तिज़ाज कायम करना है जो आगे चल के हर दो अफराद के लिए एक खुशी का बायस बन सके, उनकी ज़िंदगी के अंदर मुसर्रत का, इनबिसात का बायस बन सके। इसीलिए आप और ये इसी सबब से कि मुआशरे की खुशहाली जो है वो घराने के साथ वाबस्ता है। घराना बुनियादी तौर पर किसी भी मुआशरे का, समाज का एक बहुत बुनियादी जिसे इकाई कहते हैं वो हुआ करती है, और इसी वजह से बहुत सारे मगरबी मुफक्किरीन जो हैं उन्होंने दीन इस्लाम के अंदर जो
घराने की अहमियत है उसके हवाले से इतना ज़्यादा तरगीब दिलाई गई है, इतनी ज़्यादा अहकामात पाए जाते हैं कि कई मगरबी मुफक्किरीन ये कहने में हक बजानिब है और वो उनकी ये राय है कि हमें यूँ लगता है कि जो दीन रहमत है ना, ये आया ही घराने को एड्रेस करने के लिए, यानी इसमें जितने हुकूक व फ़राइज़ की तकसीम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो घराने के अफराद का आपस में जो ताल्लुक़ है उसके हवाले से। दीन इस्लाम की खूबसूरती ये कि इससे पहले भी गाहे गाहे हमें तारीख़ के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब में भी और दूसरे जो स्कूल ऑफ थाट्स इंसानों के अपने बनाए हुए जो थे उन समाज का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी हुकूक के हवाले से तो थोड़ी बहुत ही बात होती है, लेकिन फ़राइज़ के हवाले से बहुत कम बात होती है। ये वाहिद दीन है जिसने, वाहिद नज़रिया हयात है जिसने हुकूक और फ़राइज़, बल्कि इसमें भी बहुत एहतियात के साथ मैं ये कहूँगा कि पहले फ़राइज़ की बात की है और फिर उसके बाद हुकूक की बात की है। और ये इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि जब मुझ पर जो फ़राइज़ है ना, हकीकत में वो किसी के हुकूक है। तो जब मैं पूरी दयानतदारी के साथ किसी के फ़राइज़ पूरे करना शुरू कर देता हूँ तो वो जो हुकूक के हवाले से एक हक तलफ़ी का एहसास है या ज़्यादती का एहसास है वो आज खुद मुआशरे में से ख़त्म हो जाता है। क्या खूबसूरत तालीमात देता है, इसलिए तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा जाता है दीन इस्लाम को। बेशक। अब आ जाएं इस तरफ, ये जो आपका सवाल है, जी। हमारे यहाँ वाकई बहुत सारी और जो गलत फहमी हैं उनके हवाले से ये भी एक उनमें से गलत फहमी है कि शायद जो ससुराल है उनके साथ उनके वो शरई रिश्तेदार नहीं हैं। अच्छा। और हमारे अपने बहन भाई माँ बाप वो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी मेरे चचा मामू खाला फुफ्फू जो है ना वो तो मेरे शरई रिश्तेदार हैं, लेकिन जो मेरी बेगम है उनके जो रिश्तेदार हैं वो मेरे लिए उनकी कोई हैसियत नहीं है, खास उसके वालिदैन जैसा अहम रिश्ता ही क्यों ना हो। होता ये है कि इस रिश्ते के हवाले से जिसे हम उर्फ़ आम में अगर हम यहाँ ससुराल का इंस्टीट्यूशन कहें, यानी जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका जो साबका ख़ानदान है पूरा, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, उसके अजीज़ व अकारिब, उन सब के मामले में मुआशरा जो है वो बुरी तरह अफरात व तफरीत का शिकार है, यानी एक्सट्रीम्स के ऊपर हमें नज़र आता है। कुछ लोग तो इसके बारे में इतने हसास हैं कि डर के मारे इस पर बात ही करना जो है ना उसे मुनासिब नहीं समझते और ख्याल नहीं करते। दूसरी तरफ एक तबका वो है जो एक हकारत की बुनियाद पे, उनके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बुनियाद पे वो इतना खौफजदा हो गए हैं कि वो यानी एक कड़वाहट सी महसूस करते हैं इसलिए इसके ऊपर बात करने वाला। और तीसरा तबका वो है जिसने इसे एक सिर्फ लाइटर नोट के तौर पर आपस में गुफ्तगू की शगुफ्तगी के लिए हमने इन रिश्तों को जो है ना उन पर बात करना शुरू कर दी। तो संजीदा गुफ्तगू मैं समझता हूँ अभी तक मुआशरे में इस हवाले से नहीं शुरू हुई। आपके फोरम से ये एक मैं समझता हूँ खुशाइंद पहलू है कि हम इस पे बात करने जा रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। पहली तो बात ये, दूसरी बात ये जो खूनी ये जो ससुराली रिश्ते हैं इनकी शरई हैसियत क्या है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के ऊपर तुम्हारे 3 बाप हैं। अच्छा। पहला वो जिसने तुम्हें जो तुम्हारे दुनिया में आने का सबब है, यानी तुम्हारे अपने वालिद। ठीक है। दूसरा तुम्हारा उस्ताद जिसने तुम्हें कुछ सिखाया और तुम्हारे लिए वो जो रूहानी बाप के दर्जे पे, और फरमाया तीसरा वो जो अपने यहाँ जिगर पारा अपनी बेटी तुम्हारे रिश्ते में दे देता है, तुम्हारे निकाह में दे देता है। तो जो लोग ये कहते हैं, मुझे हैरत होती है उनकी कम इल्मी के ऊपर और शायद उनके तासुब के ऊपर कि उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अजीमुश्शान रिश्ता है बाप और बेटे का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि जब कोई आदमी निकाह के रिश्ते में आ जाता है तो उसकी जो खातून खाना है उसके वालिद का मकाम उस नौजवान की ज़िंदगी के अंदर वालिद जैसा हो जाता है, यानी अपने हकीकी वालिद जैसा उसका मकाम हो जाता है। और इसी तरह दूसरी तरफ अगर देखें तो उसकी वालदा जो है वो वालदा के तौर पर आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाती है। अब आप किसी भी निस्बत में जो शख्स आपकी ज़िंदगी में वालिद या वालदा के दर्जे पर एहतराम रखता है, अगर उनकी अहमियत और एहतराम अल्लाह के रसूल की ज़ुबान की निस्बत से वालिद जितना बयान किया गया है तो कुछ हुकूक भी होंगे या नहीं होंगे। बेशक। अच्छा, कैसे हो सकता है? मुझे डॉक्टर साहब इसमें ये भी इंक्लूड कर दें, ये जो लड़की आती है उसकी भी सास और ससुर के लिए यही अहकामात? जी बिल्कुल। आप ये देखें ना, जो मुहर्रमात का एक खूबसूरत निज़ाम दीन ने हमें अता किया है, महरम का जो निज़ाम दिया है, आप उसके अंदर देखें ना, ये कैसी खूबसूरत चीज़ मौजूद है। यानी ये हर 2 सूरतों में दो तरफा एक ताल्लुक है और दो तरफा मामला जो है ना ये खैर के ऊपर मौजूद है। असल में दीन इस्लाम का बुनियादी मतमन नज़र ये है, टारगेट ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी हैसियत में हो, वो कंवारगी की हैसियत में हो, लड़का या लड़की हर दो, और अगले दर्जे पे शादीशुदा ज़िंदगी उनकी मौजूद हो, तीसरे दर्जे पे उनकी साहिब औलाद हो जाएं, हर 3-4 सूरतें जो मुमकिन हो सकती हैं, हर के अंदर
ख़ानदान और घराना जो है वो एक दूसरे के लिए तक़वियत का बायस बने, राहत और खुशी का बायस बने। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जी अमूमन एक पिछले कुछ अरसे से एक डिबेट आ गई है, ख़ास तौर पे माजरत के साथ, ये जो गैर ज़रूरी तौर पर हम हुकूक का प्रचार कर रहे होते हैं और उन मानों में प्रचार करते हैं जब हम फ़राइज़ की तरफ निशानदेही नहीं कर रहे होते, तो एक तासुर बनना शुरू हो गया कि शायद जो खातून निकाह में होके आती है बहू की शक्ल में किसी घराने के अंदर, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने शौहर और अपने बच्चों तक है। इसमें कोई शुबा नहीं है। दीन इस्लाम इतना खूबसूरत निज़ाम हयात है कि इसने हर तरह के फ़राइज़ की भी तरजीह जो है उसकी एक लिस्ट मुरतब कर दी है और हुकूक की भी एक तरजीह की लिस्ट जो है ना मुरतब कर दी है। आप ये देखें कि एक खातून बहू की शक्ल में जब एक घर के अंदर आती है तो उसका सबसे ज़्यादा हक किसके ऊपर होता है उस घर के अंदर? अपने शौहर के ऊपर। हाँ, इसलिए दीन रहमत ने उसका सबसे ज़्यादा हक जो उसके ऊपर करार दिया है, जिम्मेदारी दी है, फ़राइज़ जो उसके ऊपर है वो किसकी निस्बत से हैं? शौहर की निस्बत से। फिर किसी खातून का अपने ससुराल के अंदर दूसरा सबसे ज़्यादा हक किसके ऊपर होता है? अपनी औलाद के ऊपर होता है। इसलिए दीन रहमत ने फ़राइज़ के ज़ैल में भी शौहर के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी जिम्मेदारी खातून के ऊपर डाली है वो उसकी औलाद है। अब एक लम्हे के लिए ज़रा पूरी दयानतदारी और एतदाल ठंडे दिमाग के साथ ये सोचा जाए, और मेरी वो सारी बेटियां जो इस रिश्ते में ताज़ा वाबस्ता हुई हैं उनके लिए एक लम्हा फ़िक्र, उन्हें बड़े ठंडे दिमाग से इस पर गौर करना चाहिए कि क्या हम उस घराने में जिसमें गए होते हैं उसमें सिर्फ इन दो तबकात से ही जो है वो अपने हुकूक जो है वो तलब कर रहे होते हैं? नहीं होता ना। पूरा घराना आपका इस्तकबाल कर रहा होता है, पूरे घराने के लोग आपके साथ जुड़े होते हैं। फिर अगले दर्जे के ऊपर हम ये देखते हैं कि जो ये एक होता क्या है हमारे यहाँ अलमिया असल में ये है कि जो बहुत इब्तदाई दिनों से जब बच्चे बलूगत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारे वालिदैन हमारी तरबियत इस अंदाज में करते हैं, हमारे ज़हन के अंदर एक ख्वाबों के शहजादे का तस्वुर पैदा कर दिया जाता है। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, आपकी इजाज़त से यहाँ आपके सामीन की भी सुपुर्द कर देता हूँ, कि वो जो ख्वाब दिखाया जाता है ना अपनी बेटी को कि ख्वाबों के शहजादे ने आना है और आपको साथ ले जाना है और ज़िंदगी के सारे दुख सारे मसाइल खत्म हो जाने हैं, एक ऐसी ज़िंदगी आगे शुरू होनी है जिसमें किसी तरह की कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई चैलेंज नहीं होना। हालांकि कतई तौर पे ऐसा नहीं होता। इसका एक और लाइटर नोट पे एक इसका हवाला ये भी है कि उस पूरी कहानी के अंदर जहाँ उस शहजादे के साथ पूरी ज़िंदगी आपकी मुंसलिक की जा रही होती है, उसके गिरदो पेश में जो रिश्ते होते हैं उनके हवाले से कोई एक बात भी नहीं बताई गई होती। यानी हम क्यों नहीं समझते कि निकाह तो दो लोगों के दरमियान होता है, एक लड़का और लड़की के दरमियान, लेकिन जिस मुआशरे में हम रहते हैं यहाँ पर शादी दो घरानों के दरमियान होती है। सो ये क्यों मुनासिब नहीं समझा जाता, बल्कि ज़रूरी क्यों नहीं समझा जाता कि हर दो अतराफ में यानी लड़के को भी और लड़की को भी दोनों को ये क्यों नहीं बताया जाता कि आपकी ज़िंदगी जैसे एक नए अंदाज में शुरू होने जा रही है, एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है, एक नई खातून आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही है, तो वो एक शख्स दाखिल नहीं हो रहा, एक पूरा घराना आपके साथ जुड़ने जा रहा है। और वो जो खातून है जो बहू की शक्ल में उस घराने में आनी है या दामाद की शक्ल में जो जिस लड़के ने आना है, उन दोनों को जो नई ज़िंदगी में दाखिल होने वाला न्यू अराइवल है उसके साथ जितने रिश्ते हैं उन सबको डे वन से आपने ओन करना है। और फिर इन सारे रिश्तों के हुकूक और फ़राइज़ के एतबार से भी और इन रिश्तों के आपस में जो एक तवाज़न है उसके हवाले से भी हमारे यहाँ कोई तरबियत नहीं की जाती। मैं ये कहता हूँ कि उस शख्स को बालिग कैसे समझ लिया जाए जिसकी सलाहियत का आलम ये हो कि वो अपनी बीवी और अपनी वालदा के शौहर के अपनी वालदा के जो हुकूक हैं उनके दरमियान तवाज़ुन कायम ना कर सके। यानी ये तरबियत 22-25 बरस में एक ख़ानदान ने क्यों अपने बेटे की नहीं की? उसे ये पता होना चाहिए कि जो घर में आने वाली खातून है अब उसके भी कुछ हुकूक हैं और उसके दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करना। और हम देखते हैं आज से कुछ साल पहले तक, कुछ दहाइयाँ पहले तक एक बड़ी सच्चाई और ख़ूबसूरती थी हमारे माशरे की कि नई आने वाली खातून जो होती थी उसे उसके घर वालों ने ये तरबियत दे के भेजा होता था कि बेटा एक घराना अपनी सारी खूबियों खामियों समेत कई बरस से जो है वो कायम है और वो जिंदगी कर रहा है, उसमें लोग फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। आपने उस घराने के अंदर जाके खुद को एडजस्ट करना है, खुद को बदलना है और अपनी तरबियत दी जाती और अपनी तरबियत से जो वालिदैन ने आपको दी, अपने हुस्न सलूक से, अपने मामलात से आपने उन सब के दिल इस तरह जीतने हैं कि वो उन्हें कुछ वक्त के बाद आप अजनबी महसूस ना हो। आप उसे अपना ही घर तस्वुर कर रहे हो और वो आपको अपने घर का एक कदीम फर्द, पुराना फर्द जो है वो तस्वुर कर रहे हो। इसी तरह
पहले ज़माने में जब अच्छा, बच्चे ये की शादी इसमें हो वो रही आ होती जाती है थी, ना डॉक्टर साहब के मैं कहा इस जाता बात है को मुकम्मल कर दूं, बच्चे की जब शादी होती थी तो उस लड़के को मेहंदी पेश, माइयों पे, ये जितनी रसूम रिवाज की एक तवील फहरिस्त है ना, इस पे इतना फोकस नहीं होता था और ज़्यादा इस बात पे जोर दिया जाता था कि उसे ये समझाया जाए कि पूरे घराने में एक नया बंदा आ रहा है ना, तो उसके हवाले से हमने एक पूरा निज़ाम मुरतब करना है कि उसे फैसिलिटेट करना है। वो एक 22-25 बरस का एक माइंड सेट के साथ यहाँ पहुँच पर आ रही रहा है, हाँ है, जी। आदात अतवार के साथ पहुँच रही है, उसे हम अपने यहाँ अपने इस घराने के अंदर हमने उसे शामिल करना है गैर महसूस तरीके से, कि कुछ उसकी अच्छी बातें हमने ले लेनी है और कुछ हमने इस तरह का माहौल पैदा करना है कि वो हमारे अंदर मौजूद जो खूबियाँ उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें, ताकि ये अजनबीयत दूर हो बेसिकली। और ये दोनों साइडों से तरबियत करनी चाहिए, बेशक, खा वो लड़का है या फिर लड़की है। लड़की की तो हम फिर भी उनकी काउंसलिंग कर लेते हैं शादी से पहले, लेकिन लड़के को नहीं बताया जाता कि जिसको तुम लेकर आ रहे हो उसके हुकूक क्या हैं। फ़राइज़ बता दिए जाते हैं कि उसका फ़र्ज़ ये होगा कि तुम्हारा ख्याल रखना है, लेकिन लड़की के हुकूक क्या है ये नहीं बताए जाते। कहा जाता है पंजाबी में कहावत है कि सुनावा तीनू ते दसा नूनू, मतलब कि आप अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करें कि जब वो अगले घर जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें बहुत सादा सी बात है हाँ। मुनीबा, एक बहुत आम सा उसूल अगर मुआशरा अपना लेना तो, यानी समाज की बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ और दीन भी इसको इंडोर्स करता है, इसकी हिमायत करता है। वो क्या है कि जो हुकूक, जो आसानियाँ, जो एहतराम, जो सहूलत, आप अपनी बेटी की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर करते हैं और ख्वाहिश करते हैं ना, आप वो अपनी आने वाली बहू को देना शुरू कर दें तो सारे मसाइल समाज के इस हवाले से ख़त्म हो जाएंगे। बेशक, बेशक। हम सब का प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बेटियों के हवाले से तो बहुत हसास होते हैं और उनके लिए तो तसव्वुर से आगे जाके आसानियाँ, उसके लिए राज, उसके लिए उस घर के अंदर उसकी सुपरमेसी, उसका हतमी फैसला उसके हाथ में होना, उसके इख्तियार में होना। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर भी उसके हाथ में रहे और उसके ससुराल वाले भी उसके इशारों के ऊपर जो है ना अपना नशिस्त बर्खास्त करें, उठें बैठें। जब यही सारा कुछ मामला एक बहू की शक्ल में हमारे घर में आने वाले फ़र्द के साथ होता है तो फिर हम एकदम मसलियत का शिकार हो जाया करते हैं, फिर हमारे अंदर एक अनाज आग जाया करती है। और फिर यहाँ एक और बात भी है, मैं समझता हूँ दीन इस्लाम के साथ जो हमारी आगाही का एक ताल्लुक़ है ना, वो बहुत कमज़ोर है। इस दीन ने जो हुकूक मुरत्तब किए हैं ना, उनके हवाले से हमें ये हमारी यहाँ उस तरह बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती है। मसलन एक बेटी को शादी से पहले ये क्यों नहीं बताया जाता कि अल्लाह ने जो इंसानों को उनके मिजाज, उनके तसव्वुर, उनकी इल्मी फ़िक्री सलाहियत से कई गुना ज़्यादा बेहतर अपने बंदे को जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह ने हमें ये बताया कि शौहर के ऊपर, औरत के ऊपर सबसे अफजल फ़ाइक हक़ जो है वो उसके शौहर का है। जी ठीक है। और मर्द के ऊपर सबसे फ़ाइक हक़ जो है वो उसकी वालिदा का है। अब बज़ाहिर यूं लगता है कि शायद इसके साथ औरत के साथ जो है ना कोई अख्तलफी हो रही है, लेकिन समझ नहीं आती। थोड़ी ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि जिस माँ के कदमों के तले उसके लिए जन्नत रखी जा रही है ना, वो भी चंद बरस पहले किसी घराने के अंदर बहू के तौर पर ही आई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो एक प्रोसेस है जिसमें अगर इन दो बातों को लड़का भी और लड़की भी दोनों अपने जहन में रखें और बहू को उसके घर वाले, उसके वालिदैन ये ज़हन साजी करके उसे भेजें कि वो जिसे तुम्हारी ज़िंदगी में शरीक किया जा रहा है, उसकी ज़िंदगी जिस दिन तुम्हारे साथ निकाह हो रहा है ना, उस दिन से शुरू नहीं हो रही है, उससे पीछे भी 20, 25, 30 साल का एक सफ़र है। उसके साथ कुछ रिश्ते हैं, उनमें कुछ मोहब्बतें हैं, कुछ ताल्लुक़ हैं और फिर सबसे बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ हुकूक और फ़राइज़ हैं जो उन साबका रिश्तों की निस्बत से हैं। तो ये कोई दानिशमंदी और दयानतदारी नहीं हो सकती है कि एक नया रिश्ता आने पर पिछले सारे रिश्तों के हुकूक जो है उनसे जो है दस्तबरदार हो जाया जाए। अब एक बात जो बहुत अहम है, मैं समझता हूँ उस उन्वान के तनाजुर में मुख्तसर वक्त में जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जानी चाहिए, हम अपनी बेटी को पूरी तरबियत के साथ भेजते हैं, तैयार करके ज़हनी तौर पर भेजते हैं कि जितना जल्दी हो सके ना अपने शौहर को अपना हम ख्याल कर लो। मैं बहुत एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना मुआशरे में तो इससे बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा बेबाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई अपना हम ख्याल कर लो, उसके दिल को अपने दिल के करीब कर लो, अपने साथ उसकी जो है ना एक वाबस्तगी को ज़्यादा मजबूत तुमने करना है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हम ये क्यों नहीं समझते, ये कितना आसान मरहला है कि एक शख्स
अगर उसे उसके वालदैन और 20-25 बरस के जो पिछले साबका रिश्ते हैं उन सब से तोड़ के उसके दिल को जीता जा सकता है, या उन सारे रिश्तों के साथ अपना एक मोहब्बत का, कुर्बत का, एहतराम का रिश्ता कायम करने के बाद उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ा जा सकता है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बयान कर सकता हूँ कि जिन ख़वातीन को ये सलीका आ जाता है, जिन हमारी बेटियों को ये हुनर आ जाता है ज़िंदगी करने का, तो वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले ससुराल में जाते ही अपने जो उनके इन लॉज होते हैं उसमें जो रिश्ते उस शौहर के साथ वाबस्ता होते हैं उन सब के साथ अपने मरासिम दुरुस्त कर लेते हैं और इतना दोस्ताना रिश्ता कायम कर लेती हैं, इतना एहतराम का और एतमाद का रिश्ता कायम कर लेती हैं कि क्या होता है, वो एक अल्टीमेटली फिर आपको अपने शौहर पे इतना होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि उसके साथ जितने वाबस्ता रिश्ते हैं ना, उन सब से देखें एक समझने की बात है कि अगर एक बेटी के बहू के आने से माँ जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रही, बाप तकलीफ़ महसूस कर रहा है, बहनें और भाई तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो शौहर जो जीता जागता उन सारे रिश्तों के साथ ज़िंदगी करता आ रहा है, जिसकी आँख खुली है तो ये सारे रिश्ते उसके गिरदो पेश थे और उन सब रिश्तों ने उससे बड़ी वालेहाना मोहब्बत कर रखी है, लड़ाई झगड़े इख्तलाफात सारी बातें, लेकिन बड़ी खालिस मोहब्बत कर रखी है। एक लम्हे में कैसे ये तकाजा उससे किया जा सकता है? क्या ये गैर फितरी सी तकाजा नहीं है या ख्वाहिश नहीं है कि हम चाहें कि जी वो सारे रिश्तों से मुनक़ता हो जाए और सिर्फ अकेला मेरे हो जाए? इस बेवकूफ़ाना किस्म की ख्वाहिश के साथ, बहुत माजरत के साथ मैं ऐसे इसलिए बेवकूफ़ाना कह रहा हूँ कि इस ज़रा सी बेवकूफ़ाना ख्वाहिश का नतीजा ये होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी अपने ससुराल के साथ जंग में गुजर जाती है। अगर आप अपने शौहर को और अपने घर के सुख को कायम रखना चाहते हैं ना, तो जो अल्लाह की तरफ से कुर्बत के रिश्तों के हुकूक हैं, बराह रास्त लोग कहते हैं ना जी कि ये इनके हुकूक जो है वो जिम्मेदारी नहीं है नई आने वाली बहू पर। आप देखें दीन रहमत तो एक अजनबी मुसाफिर जो है उसके हुकूक के बारे में भी हमें जो है ना बाखबर करता है, उसने सलूक की ताकीद करता है। अल्लाह अपना हक बयान करता है सूरह निसा में, फिर वालदैन के हुकूक बयान करता है, फिर कराबतदारों के हुकूक बयान करता है। क्या जिनके साथ आपकी हुर्मत के इतने इज्जत वाले और पाकीज़ा रिश्ते कायम होने जा रहे हैं, उनका हक आपको लगता है कि आपके ऊपर नहीं हो सकता? कैसे इससे जो है ना नज़र चुराई जा सकती? फिर अगर आप उस दर्जे पे भी उनको नहीं महसूस करते तो इसी आयत के अंदर आगे जाके अल्लाह जो आपके हमसाए हैं उनके बारे में बयान कर रहा है, फिर करीब के हमसाए, दूर के हमसाए, आर्जी हमसाए, उनके हुकूक बयान कर रहा है। तसव्वुर करें कि दीवार से दूसरी तरफ रहने वाला जो घराना है उसके हुकूक आपके ऊपर इतने हैं, गाड़ी में आपके साथ सफ़र करने वाला आर्जी जो आपका हमसाया है, स्कूल में, क्लास में, यूनिवर्सिटी में आपके साथ बैठने वाला क्लास फेलो आर्जी हमसाया है, उसका क्या होगा? उनके हुकूक अगर इतने बयान किए गए और इतनी ताकीद की गई है, तो जो आपके घर के अंदर ही आपके इतने हुर्मत के और कुर्बत के रिश्ते हैं, क्या उनके हवाले से अल्लाह मुझसे और आपसे क़यामत के दिन सवाल नहीं करेगा? इस हवाले से मुआशरे के अंदर बहुत संजीदगी के साथ मैं समझता हूँ एक कैंपेन की ज़रूरत है, और वालदैन का इसमें ख़ास तौर पे बेटियों के जो वालदैन है, दोनों तरफ के बल्कि वालदैन, उनकी ये जिम्मेदारी है कि शादी से पहले भी और आम मामूल में भी इन रिश्तों को बहुत एहतराम से पुकारा जाना चाहिए। इन रिश्तों की जो एक इनसे जो राहत वाबस्ता है, मैं ये समझता हूँ कि बतौर शौहर मैं अपनी बीवी जो है उसकी खुशी का जो सामान उसके अजीज़ व अकारिब के साथ उसने सलूक करके पैदा कर सकता हूँ, क्या कोई और चीज़ उसे वैसी राहत दे सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकती। वो एक अरबी ज़ुबान का मुहावरा है, बस वो बयान करके याद लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपनी बीवी को जो तोहफा देते हैं ना लिबास का, उससे भी उसे खुशी होती है, लेकिन अगर आप उसकी वालदा या उसकी बहन के लिए वो तोहफा भेजते हैं तो कई गुना खुशी उसकी जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये रिश्ते आपस में सब जुड़े हैं, सारे जुड़े, मुंसलिक है ना, कि उसके भी घर वाले हैं और आपके भी घर वाले हैं। सिर्फ ये अपने हुकूक और फ़राइज़ समझने की कोशिश कर लेना तो आपका घर जो है वो जन्नत से कम नहीं आपको लगेगा। तो हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ससुराल के रिश्ते, बीवी के हुकूक और बहू के हुकूक के हवाले से हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।